जयंत सेठ ने अपनी जिंदगी में बहुत सारे पैसे कमाए थे। वो काफी रईस थे। उनकी कई सारी फैक्ट्रीज थीं और बंगले भी। पर अब वो बीमार थे और उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया था। जयंत सेठ की देखभाल उनका पुराना नौकर मदन कर रहा था। सेठ जी, जैसा आपने बोला था मैंने वैसा वकील जी को बोल दिया। आप अपनी सारी जायदाद अपने बड़े बेटे अजय के नाम कर रहे हैं। केवल वो जंगल वाली झोपड़ी विजय के नाम होगी। ठीक है। पर सेठ जी, आप तो अजय बाबा को अच्छे से जानते हैं, फिर भी आपने अपनी पूरी जायदाद अजय बाबा के नाम कर दी और बेचारे भोले भाले विजय बाबा को बस एक झोपड़ी दी। ऐसा क्यों सेठ जी? मैं जानता हूँ कि अजय कितना नीच है। वो जायदाद के लिए अपने भाई के साथ कुछ भी कर सकता है, इसलिए मैंने अपनी सारी जायदाद उसके नाम कर दी। इससे मेरा छोटा बेटा बच जाएगा। पर छोटे बाबा को गरीबी की जिंदगी गुजारनी होगी। नहीं मदन, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम बस देखते जाओ। मैं अपने सारे फैसले सोच समझ कर ही लेता हूँ। जी मालिक। बस मेरे मरने के बाद तू विजय के साथ रहना। जी मालिक। कुछ महीनों बाद जयंत सेठ स्वर्ग सिधार गए। इनके मरते ही वकील जी घर आए। सेठ जी ने अपनी सारी जायदाद अपने बड़े बेटे अजय के नाम कर दी है और विजय तुम्हारे नाम बस एक जंगल की छोटी सी झोपड़ी की है। वाह, मुझे नहीं पता था कि मेरे पिताजी मुझसे इतना प्यार करते हैं। मैं तो ये सोच रहा था कि कैसे मैं जायदाद में ज्यादा हिस्सा ले लूं। अच्छा हुआ ये पूरी जायदाद ही मेरी हो गई है। मुझे जायदाद का कोई लालच नहीं है। बाबा ने मुझे जो कुटिया दी है मैं उसी में खुश रहूंगा। भैया, मैं चलता हूँ। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। विजय अपने बंगले को छोड़कर निकल नहीं रहा था कि अजय बाबा, मैं भी विजय बाबा के साथ ही जाना चाहता हूँ। तू वहाँ उस झोपड़ी में क्या करेगा? मुझे सेठ जी ने आज्ञा दी थी कि मैं विजय बाबा के साथ ही चला जाऊँ। अच्छा ठीक है, जा जा चला जा। विजय और मदन काका जंगल की ओर चल पड़े। जंगल के बीच उन्हें एक कुटिया दिखी। पता नहीं सेठ जी ने ऐसा क्यों किया। एक बेटे को इतनी सारी जायदाद और दूसरे को बस ये छोटी सी कुटिया। काका, आप इतना मत सोचो। बाबा ने ये फैसला भी सोच समझकर ही लिया होगा। देखते हैं बेटा। दोनों उस कुटिया के पास पहुँचे। विजय ने जैसे ही कुटिया के अंदर कदम रखा तो वो चौंक गए। काका, काका। जब मदन कुटिया के अंदर आया तो उसकी भी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो कुटिया अंदर से एक आलीशान महल था। बाहर से भले ही वो एक छोटी सी कुटिया हो, पर अंदर से वो राजमहल था। बाप रे, मैंने कहा था ना, बाबा ने फैसला सोच समझ कर ही लिया था। जी, मालिक की बात तो अब समझ में आई है हमें। दोनों दंग होकर अपने नए महल का कोना कोना देखने लगे। भीतर एक बड़ा सा सिंहासन था। यहाँ तो एक सिंहासन भी है। हाँ विजय बाबा, बैठ के दिखाओ जरा कैसे लगते हो। विजय सिंहासन पर बैठ गया। ये तो बिल्कुल राजाओं का सिंहासन है। विजय जैसे ही सिंहासन पे बैठा, उसके सामने एक जिन आ गया। क्या हुक्म है मेरे आका? जी 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 जिन। जी, मैं एक जिन ही हूँ। तुम यहाँ कैसे? मैं इस सिंहासन में रहता हूँ। मैं समझा नहीं। आज से लगभग 45 साल पहले तुम्हारे बाबा जयंत सेठ की एक कबाड़ी की दुकान थी। उस समय वो इसी झोपड़ी में रहा करते थे। तब एक दिन एक दूर का व्यापारी ये सिंहासन सेठ जी को बेच कर चला गया था। जयंत सेठ ने इस सिंहासन की मरम्मत करवाई और इसे झोपड़ी में ले आए। जयंत सेठ जैसे ही इस सिंहासन पर बैठे, मैं उनका गुलाम बन गया और तब से मैं अपने मालिक की हर इच्छा पूरी करता आया हूँ। कुछ महीनों पहले मालिक यहाँ आए थे और उन्होंने अपनी आखिरी इच्छा मांगी। मेरे मरने के बाद मेरा बेटा विजय इस सिंहासन पर बैठेगा। जैसे तुमने जिंदगी भर मेरा साथ दिया, मेरे बेटे का भी जरूर साथ देना। उसे खुश रखना हमेशा। इसलिए अब मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। मुझे अपनी इच्छा बताओ मालिक। फिलहाल तो मुझे बहुत भूख लग रही है। कुछ खाने को मिल जाता तो अच्छा होता। जो हुकुम मेरे मालिक। जिन ने विजय के सामने ढेर सारे पकवान हाजिर कर दिए, जो देखकर विजय और मदन दोनों स्तब्ध रह गए। अरे, इतने सारे पकवान मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखे। मदन और विजय दोनों पकवान खाने लगे। तभी अजय झोपड़ी के अंदर आया।
वो झोपड़ी के अंदर का महल देखकर दंग था। तो बाबा ने मेरे साथ धोखा किया, तुझे ये जिन दे दिया जो तेरी हर इच्छा पूरी करेगा और मुझे बस थोड़ी सी जायदाद दी। मुझे ये जिन चाहिए। तुम हंस क्यों रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए क्यों नहीं? क्योंकि मेरे पहले मालिक ने इन्हें मेरा अगला मालिक बनाया है और जब तक ये मुझे किसी और को नहीं देते मैं इनका ही गुलाम रहूंगा। अच्छा ये बात है, तो मैं तुझे छीन कर ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मेरे रहते हुए मेरे मालिक को कोई छू भी नहीं सकता। मेरी कमर शायद इतना तुम्हारे लिए काफी है। अगर अगली बार मेरे मालिक के पास भी आए तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, समझ गए? मैं समझ गया मैं। सेठ जी ने बिल्कुल सही निर्णय लिया था, वो ये पहले से जानते थे। हाँ। उस दिन के बाद विजय और मदन अपनी जादुई झोपड़ी में खुश थे। न उन्हें किसी बात की चिंता थी और न ही किसी का डर। जीवन बहुत ही गरीब था। वो मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता था। उसके परिवार में उसकी माँ और एक छोटी बहन पायल थी। ये लो माँ, इस महीने की पगार। बेटा, ये तो ठीक है। तेरी इस पगार में हमारा जैसे तैसे कट जाता है, पर अब पायल बड़ी हो रही है। कुछ बरस में उसकी शादी करनी होगी ना? हाँ माँ, मुझे पता है, इसलिए सोच रहा हूँ एक और काम ढूंढ लूं। कैसा काम बेटा? कल लल्लू मिला था, बोल रहा था बाहुबली सेठ को खेतों की रात की निगरानी के लिए कोई आदमी चाहिए। मैंने उसे बोल दिया कि मैं कल से आ जाऊंगा। पर बेटा, तू दिन भर इतनी मेहनत करता है और फिर रात भर जागना कैसे होगा? हो जाएगा सब माँ, तुम चिंता मत करो। अगले दिन से जीवन ने दिन में मजदूरी और रात में निगरानी करने का काम शुरू कर दिया। वो बारिश का मौसम था। सुबह जब जीवन वापस अपने घर जा रहा था तो उसने देखा कि रास्ते में पानी भर चुका है और एक बूढ़ी औरत वहाँ खड़ी है। उस बूढ़ी औरत के हाथ में एक छाता था। क्या हुआ माँ? पानी भरा हुआ है, मैं कैसे आगे जाऊंगी? बस इतनी सी परेशानी, मैं तुम्हें आगे छोड़ देता हूँ, आओ। जीवन ने उस बूढ़ी औरत को गोद में उठा लिया और उसको रास्ता पार करवा दिया। धन्यवाद बेटा, तुम बहुत भले हो। तभी बादलों में जोर से गड़गड़ाहट हुई। बहुत तेज बारिश आने वाली है, तुम मेरा ये छाता ले लो। नहीं अम्मा, इसकी जरूरत नहीं, मैं चला जाऊंगा। ले लो बेटा, तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी, मैं प्यार से दे रही हूँ, ले लो। जीवन ने छाता लेने के लिए हाथ आगे किया और उसके चेहरे पे पानी की बूंदें गिरने लगी। वो ऊपर देखने लगा। देखो अम्मा, छाता लेते ही बारिश शुरू। पर जैसे ही जीवन ने सामने देखा तो वो बूढ़ी औरत गायब थी। अब बस उसके हाथ में वो जादुई छाता था। अम्मा कहाँ गई? इतनी जल्दी कहाँ गायब हो सकती हैं? जीवन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। बारिश आती देख उसने वो छाता खोलने की सोची। जैसे ही उसने वो छाता खोला तो छाते के अंदर प्रकाश ही प्रकाश था। छाता सोने की तरह चमक रहा था। ये क्या अद्भुत! जीवन ने वो छाता बंद किया और भागते हुए अपने घर आया। माँ, छोटी। क्या हुआ भैया? ये देखो माँ, आज मुझे क्या मिला। ये तो एक छाता है। ये कोई ऐसा वैसा छाता नहीं है माँ।
जीवन ने अपनी माँ को वो छाता खोल के दिखाया तो उसमें से वापस प्रकाश निकला और वो छाता सुनहरा हो गया। ये तो सोने की तरह चमक रहा है। भैया, अंदर कुछ लिखा है, जो चाहोगे वही पाओगे। इसका मतलब क्या हुआ? पता नहीं, लेकिन फिलहाल मुझे भूख लगी है, बहुत सारा खाना चाहिए। ऐसा बोलते ही सोने के छाते में से खाने की चीजें गिरने लगी। ये देखकर तीनों चौंक गए। ये जरूर कोई जादुई छाता है। अब बोल कि तुझे सोने के सिक्के चाहिए। ठीक है, मुझे ढेर सारे सोने के सिक्के चाहिए। सोने के छाते में से सोने के सिक्कों की बारिश होने लगी। सोने के सिक्कों की चमक देखकर तीनों की आंखें चौंधिया गईं। बाप रे, इतना सारा सोना! भैया, ये छाता आपको कहाँ से मिला? वो मैं घर लौट ही रहा था कि जीवन ने उसे उस बूढ़ी औरत की घटना बताई और साथ ही बताया कि वो किस तरह से गायब हो गई। हम पर भगवान की कृपा हो गई। ये देख बेटा, मैं सोच रही थी कि पायल की शादी कैसे करवाएंगे, पर अब हमारे पास इतना सोना है कि हम सारे गांव को बांट सकते हैं। ऐसे ही करेंगे अम्मा। जीवन ने अपने हाथ से एक मुट्ठी सोने के सिक्के अलग कर दिए। इतने हमारे लिए काफी हैं। बाकी के सिक्के गरीब गांव वालों को बांटकर उनका भी भला करेंगे। हाँ मेरे लाल। फिर क्या था, जीवन ने वो सोने के सिक्के गरीब गांव वालों को बांटना शुरू कर दिया। ये बात लल्लू ने बाहुबली को बताई। हाँ मालिक, वो जीवन सारे गांव में सोने के सिक्के बांट रहा है। कल तक तो खुद ही फकीर था, पैसों के लिए दर दर भटक रहा था। अचानक उसके पास इतना सोना कहां से आ गया? हो सकता है उसे हमारे खेतों में सोना मिला हो। हाँ, ऐसा ही हुआ होगा, पर उस सोने पर हमारा हक है, बस मेरा। तू पता लगा लल्लू, आखिर माजरा क्या है। बाहुबली ने लल्लू को जीवन पे नजर रखने के लिए भेज दिया। लल्लू ने देखा कि जब जीवन छाता खोलता है और सोने के सिक्के मांगता है तो उस छाते से सोने के सिक्के गिरते हैं। तो ये जादुई छाता है, मुझे ये बात मालिक को बतानी चाहिए। लल्लू वहाँ से दौड़ के बाहुबली के पास गया और जो उसने देखा वो बता दिया। तुझे यकीन है कि वो छाता जादुई है और सोने के सिक्कों की बारिश करवाता है? हाँ मालिक, छाता खोलते ही सोने का हो जाता है और फिर सोने की बारिश होने लगती है। ठीक है, तो चल वो छाता वापस लेते हैं। बाहुबली तमतमाता हुआ जीवन के घर आया। उस सोने के छाते पर बस मेरा हक है। और बाहुबली ने जीवन के हाथ से वो छाता खींच लिया, पर जैसे ही बाहुबली ने वो छाता खोला तो उसमें से बहुत सारा कीचड़ बाहुबली के चेहरे पर गिर गया। तूने तो बोला था ये सोने का छाता है। ये ले जीवन, ले अपना सड़ा हुआ छाता। और लल्लू, आज तेरी खैर नहीं। नहीं नहीं मालिक, नहीं मालिक। बाहुबली लल्लू को पीटने लगा और वो दोनों वहाँ से चले गए। फिर जीवन ने वो छाता उठा लिया। लगता है इस छाते का जादू खत्म हो गया। अब हम किसी और की मदद नहीं कर पाएंगे। जीवन निराश हो गया, पर फिर भी उसने छाता खोलने की कोशिश की और एक बार फिर वो छाता प्रकाश से भर गया और सोने के छाते में बदल गया। अंदर फिर से कुछ लिखा है, सोने का छाता बस सोने के मन वालों को ही मिलता है, दूसरों की मदद करते रहना। तीनों खुश थे कि सोने के छाते से वो और लोगों की मदद कर सकते थे। जीवन के मन में दूसरों की मदद करने का भाव था, इसीलिए वो छाता सोने का छाता बनकर सोना देता गया। और बाहुबली के मन में लालच था, इसीलिए सोने के छाते ने उसे कीचड़ दिया। इस कहानी ने हमें समझाया कि जैसी नियत वैसी बरकत।